लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स की। देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम्स जो पहले होते थे वो सारे लेजर्स हर चीज़ के बने होते थे, वो पेजेस पर बने होते थे। ठीक है, किस पर बने होते थे? वो बुक्स होती थी बड़ी बड़ी, जिनमें वो चीज़ें लिखी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होता, अब सारा काम कंप्यूटर पर होता है। तो कंप्यूटराइज के जो अकाउंटिंग सिस्टम्स का मतलब है कि अकाउंटिंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं हम, और वो कंप्यूटराइज्ड है, मतलब कंप्यूटर में चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं कि एक्टिविटीज इनमें कौन सी होती हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स में। तो तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इनपुट। इनपुट प्रोसेस क्या होता है? इनपुट इनपुट में हम जो करते हैं, जो भी डेटा होती है, मिसाल आप फर्ज कर लें आपने कोई सामान सेल किया है। ठीक है, 100 रुपए का सामान आपने सेल किया है, तो कंप्यूटर में आप टाइप करेंगे ये वाला सामान था और 100 रुपए का मैंने बेचा है। तो वो आपने क्या किया, इसको पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया, आपने उसमें एंट्री की कि इतने पैसे की मैंने सेल की है। फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब क्या है? वो उसको लेजर्स में लिखेगा। अब लेजर्स क्या होती है? लेजर्स समझे फाइल है आपके पास, अकाउंट है। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें लिख रहे हैं कि सेल्स लेजर होगा ना, तो उसमें जो भी सेल्स होती है ना, वो सेल्स लेजर में लिखी जाती है। लेजर कुछ स्पेशल नहीं है, वो जस्ट समझे एक फाइल है सेपरेट सेल्स के लिए। तो उसमें ये एंट्री करेगा। और दूसरा क्या करेगा, कैश वाले लेजर में भी ये एंट्री कर देगा कि भाई 100 रुपए की सेल्स हुई है, ये सेल्स वाले में उसने लिख दिया। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? कैश में। कैश भी तो हमें आएगा ना, तो कैश हमें 100 का आएगा, तो वो ये कैश लेजर में लिख देगा। सही है। तो ये क्या किया इसने? प्रोसेस किया। हमने जस्ट एक एंट्री इसको बताई थी कि हमने सेल किया, अब वो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ भी एंट्री करनी है वो प्रोसेस करके कर देगा। और उसके बाद आउटपुट हमें देगा। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हम इससे कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, या हम उससे पूछ सकते हैं भाई बताओ इस महीने में कितनी सेल्स हुई, या कौन कौन से हमारे बड़े कस्टमर्स थे। वो सारी चीज़ें हम जो भी इससे पूछेंगे तो वो हमें आउटपुट बना के देगा। सही, यहाँ तक क्लियर। इनपुट हम उसमें डेटा डालेंगे, उसको प्रोसेस करेगा, जहाँ जहाँ भी उसको रेलिवेंट होगी डेटा लिखने के लिए वो वहाँ पे लिख देगा। उसके बाद हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम उससे वो मांग सकते हैं, वो आउटपुट कहलाएगी। अब फीचर्स क्या है एक कंप्यूटराइज सिस्टम के? कंप्यूटराइज सिस्टम, अगेन हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर पर होगा सॉफ्टवेयर। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें है सेवरल मॉड्यूल्स हैं, और वो डिफरेंट बिजनेस फंक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस के फंक्शंस क्या है? जैसे सेल्स के बारे में नोट करना, रिसीव हमें कितने होने हैं पैसे, रिसीवेबल्स कहते हैं उसको, वो लिखना। हमें पैसे देने के कितने हैं, हम पे उधार कितनी रही हुई है, लोन्स हमारे कितने रहे हैं, पेबल्स में आएगा वो पे एबल्स। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन हैं, वो अलग अलग इन पे काम कर सकता है। उसके बाद इंटीग्रेट भी कर सकता है ये मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के साथ। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि कॉस्ट के बारे में, कि सैलरीज तो बना रहा है पेरोल वाला डिपार्टमेंट, पर वो वाली इंफॉर्मेशन हम एक प्रोडक्ट जो हमने बनाया है उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, लोगों के हिसाब से उनकी सैलरीज कितनी गई हैं हर प्रोडक्ट में, वो इंफॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो सेल्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितनी हुई, ये तो हमें जनरली चाहिए होता है अपनी स्टेटमेंट्स के लिए, जो लीगली रिक्वायर्ड होता है कि हमें बताना होता है। पर मैनेजमेंट वाली चीज़ें वो हम अपने अंदर बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिसीजंस कर सकें। तो खैर वो डिटेल में आगे हम एमएमए में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और कॉस्ट वाली सारी चीज़ें। पर फिलहाल आपका समझने का ये है कि ये जो हम अकाउंटिंग वाली चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो दूसरे मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल से भी मिलकर हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। उसके बाद डेटा का बैकअप। बैकअप हो जाता है, मिसाल आपके पास अगर कोई करप्ट हो गई, समझिए एक फाइल, तो आपके पास दूसरी भी उसकी कॉपी पड़ी हुई होगी एज अ बैकअप, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास समझिए अ, एक कॉपी पड़ी हुई थी, अगर कंप्यूटर पे नहीं था, एक कॉपी पड़ी हुई थी उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, और वो गीली हो गई या कुछ भी हो गया उसको, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गुम हो गई है ना। और उसको उस सारी चीज़ में मसला होता है। पर यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि हमारे पास बैकअप डेटा पड़ा हुआ होता है आराम से। उसके बाद अमेंड भी कर सकते हैं हम ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को, और चेंजेस जो भी हुई हैं उनका लॉग भी रख सकते हैं। लॉग मतलब समझिए रिकॉर्ड है।
तो देखिए, अगर हमने बात की ना पहले कि 100 की सेल्स हुई, तो 100 की सेल्स नहीं हुई थी, वो हमने गलती से अगर लिख दी, तो हम इसको जो है हटाकर जो वैल्यू न्यू है वो लिख देंगे 90। पर अब क्या होगा, ये अगर हम कॉपी में कर रहे होते हैं तो ये यहाँ पे काटी पीटी होती, या फिर यहाँ से कुछ रिमूव किया होता है पेज को। पर जब कंप्यूटर सिस्टम होगा तो वहाँ पे ये ऐसा गंद नहीं बना होगा, वहाँ पे जस्ट लिखी हुई होगी वैल्यू, और उसका एक लॉग भी होगा। मिसाल समझे, यहाँ पे स्टार या कुछ भी ऑप्शन जिसमें होगा उसमें लिखा होगा कि भाई इस डेट पर जो है इस वाली वैल्यू में ये चेंजेस हुई थी, 100 को हटाकर 90 लिख दिया गया था। तो ये भी चीज़ें हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे हमने बात की, यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं, तो वो दूसरा जो रिसीवेबल वाला अकाउंट है उस या कैश वाला, उसमें भी जाके चेंजेस हो जाएंगे इससे रेलेवेंट। तो ये फायदा होता है, रिड्यूस्ड लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है। तो अब देखें, जब हम मैन्युअली काम कर रहे हैं सारा, तो हो सकता है हमसे बहुत गलतियां भी हों, पर प्लस करने में गलती हो जाए या माइनस करने में गलती हो जाए या डिवाइड करने में गलती हो जाए, पर कंप्यूटर को आप जब एक वैल्यू दे देंगे तो फिर वो अर्थमेटिक वाली जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें माइनस प्लस में वो गलती तो नहीं करेगा। पर हाँ, अगर हो सकती है गलती, अगर आपने एंटर ही गलत किया है या कुछ एंट्री दी ही नहीं है आपने उसको, तो वो तो अलग बात है। पर वैसे प्लस माइनस में ये गलतियां नहीं करेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है। आप कोई बंदा रख दें कि भाई आपको ये सारे लेजर्स बनाने हैं, तो हो सकता है एक काफ़ी ना हो तो 3 आपको चाहिए हो, अगर बड़ी सी कंपनी है, हज़ारों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं रोज़, तो फिर कंप्यूटर पर आपको ये नहीं कहेगा कि भाई दूसरा भी कंप्यूटर ला के रखो या फिर दूसरे बंदे को भी हायर करो। आप जस्ट एक बार खर्चा करोगे कंप्यूटर सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर के लिए, और उसके बाद वो आपको जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए होगी वो आपको बना के दे देगा। तो ये भी फायदा होता है इसका। अच्छा, अगर आप सोचें कि भाई जो एम्प्लॉई है वो भी ये सारे काम कर सकता है, पर चले समझिए बेनिफिट एम्प्लॉय को देना होता है गाड़ी का, कि भाई ये तुम्हारे पास कंपनी की तरफ से गाड़ी है, सही है। पर कंप्यूटर तो आपसे गाड़ी नहीं मांगेगा ना कि भाई मुझे गाड़ी दो या फिर मेरी सैलरी बढ़ाओ। इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। तो कंप्यूटर का ये फायदा होता है कि कॉस्ट इफेक्टिवली और जल्दी भी हम सारी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब आउटपुट रिपोर्ट्स हम इससे क्या बनवाते हैं? आउटपुट रिपोर्ट्स का क्या मतलब, जैसे हमने पीछे प्रोसेस डिस्कस किया ना, इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट रिपोर्ट। आउटपुट में हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो वो किस तरह की हो सकती हैं, उसकी कुछ मिसालें हैं। जैसे रिसीवेबल लेजर सिस्टम। रिसीवेबल लेजर सिस्टम क्या है? रिसीवेबल्स मतलब आपको जो पैसे आने हैं, जैसे हमने क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन की बात की थी ना, तो कैश तो हमें उस वक्त मिल जाता है, पर अगर हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन की है तो सामान हम दे देते हैं, पैसे हमें कस्टमर बाद में देगा। तो वो जो बाद में हमें पैसे मिलने हैं वो हम लिखते हैं रिसीवेबल लेजर में। तो वो हमें क्या क्या रिपोर्ट्स दे सकता है? वो हमें बिल की दे सकता है कि भाई ये बिल बना कर दे सकता है, कस्टमर की स्टेटमेंट दे सकता है। कस्टमर स्टेटमेंट क्या होता है कि इस कस्टमर ने इतनी इतनी उधार इस पे ड्यू है और इतनी इतनी उधार वो चुका चुका है, दे चुका है, सही है। और रिसीवेबल्स एजिंग लिस्ट के मतलब कौन, एजिंग लिस्ट का मतलब है कि कितना टाइम हो गया है लोगों को पैसे ना दिए हुए। मिसाल यहाँ पे एक लिस्ट बनी होगी कि भाई कस्टमर ए को जो है वो 3 मंथ्स हो गए इसने उधार वापस नहीं किया, बी को 6 मंथ्स हो गए, सी को 8 महीने हो गए उधार नहीं दिया। तो हम पहले सी को कॉल करेंगे कि भाई उधार दे दो, 8 महीने हो गए हैं, फिर बी को करेंगे। और ए से हमारी डील थी कि भाई 4 महीने से पहले मुझसे उधार नहीं मांगेंगे तो उसको कॉल नहीं करेंगे। तो इस तरीके की हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, इस हिसाब से हमें वो रिसीवेबल्स हेजिंग लिस्ट भी बना के दे सकता है। सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट भी हमें बना सकता है कि किस किस तरीके से सेल्स हो रही हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल्स आउटपुट रिपोर्ट। पेबल लेजर क्या है? पेबल लेजर जैसे हमने यहाँ पे ध्यान कहा ना कि हमने सामान बेचा है, पैसे हम बाद में लेंगे, इसमें उल्टा है इसका, कि सामान हमने खरीद लिया है, पैसे हम बाद में देंगे। ठीक है, हम कस्टमर हैं, हमने सामान लिया है, हमने परचेज किया और हम पैसे बाद में देंगे। तो जो पैसे हम बाद में देंगे वो हम पेबल्स लेजर में देखेंगे लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पे करने हैं, सही। रिसीवेबल्स मतलब हमें जो पैसे रिसीव करने हैं, पेबल्स मतलब हमें जो पैसे पे करने हैं। तो वो आउटस्टैंडिंग सप्लायर बैलेंस बता सकती है आपको, परचेसेस एनालिसिस रिपोर्ट भी बना के दे सकती है। ये आउटस्टैंडिंग वाला जो है वो कस्टमर स्टेटमेंट के हिसाब से तकरीबन सेम ही है, उसमें जस्ट वो लिस्ट बताएगा कि भाई कितना कितने सप्लायर में कितना कितना पैसा आपको वापस करना है। और परचेसेस एनालिसिस रिपोर्ट में आप कोई भी इससे रेलेवेंट रिपोर्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमने ज़्यादा खरीदी, कौन सी कम, इस तरीके से।
अच्छा, अब हमारे पास लास्ट चीज आ गई है कि डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम। अब अकाउंटिंग सिस्टम देखिए, क्लाउड का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंटरनेट पे चीज़ें स्टोर करते हैं ना, और ऑनलाइन हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करते हैं, सही। और डेस्कटॉप का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, तो वो उसकी हार्ड ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये कहाँ होती है, ऑनलाइन होती है सर्वर पर। और ये कहाँ पे होती है, ये हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है, समझे, मेमोरी में। तो अब इन दोनों के फायदे या इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी, कौन कौन चला सकता है। देखिए, ऑनलाइन वाला तो कोई भी चला सकता है जिसके पास इंटरनेट हो और अथॉरिटी हो, तो वो कौन सी कोई सी भी, चले नहीं लिखते इसको, समझ लीजिए आप, इंटरनेट पे वो चला सकता है कहीं से भी। इसको क्या करना होगा, इसको ये एक ही बंदा होगा जिस भी कंप्यूटर में, मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ होगा, तो वो उस कंप्यूटर पे एक ही बंदा जाके उसको यूज कर सकता है। अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स में है तो वो अलग बात है, पर अगर बेसिक हम लें तो वो एक कंप्यूटर में हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अब उसको एक बंदा ही चला रहा है। ये एक ही जगह पे हमारा पास है अवेलेबल, इंटरनेट पे, और कोई भी कहीं भी इसको चला सकता है। ये खास हमें उस कंप्यूटर के पास जाना होगा। यूजर्स कितने हो सकते हैं, यूजर्स अगेन, इसको कोई भी चला सकता है कहीं से भी। उसके यूजर्स लिमिटेड होंगे, जितने कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर होगा वो ही चला पाएंगे। और अक्सर ये भी होता है कि वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर में हो। तो अगर एक ही कंप्यूटर में है तो फिर एक ही बंदा चलाएगा। अपडेट्स एंड बैकअप, अब अपडेट्स और बैकअप किसका होगा। देखिए, ये ऑनलाइन है सिस्टम, तो ये ऑनलाइन ही सारे इसके अपडेट्स जो भी होंगे सॉफ्टवेयर के वो खुद ही हो जाएंगे, कोई भी कच्चा लाएगा उसको अपडेट मिला हुआ होगा इसका, और बैकअप भी ऑनलाइन हो जाता है खुद ही। अब ये इसमें क्या होगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव में आपको सारे अपडेट खुद करने पड़ेंगे और बैकअप भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि ये ऑटो है और ये मैनुअल है, इसमें यूजर्स एक पीसी पे एक ही होगा, इसमें मल्टीपल होंगे, इसका एक्सेस एनीवेयर, कहीं से भी हो सकता है, इसका लिमिटेड है, जहाँ पे रखा होगा डिवाइस वहां से होगा। प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग इसकी वन टाइम है, ठीक है, और लिख देता हूँ मैं, इसकी वन टाइम प्राइसिंग है, और इसकी अक्सर मंथली होती है सब्सक्रिप्शन। और इसकी इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता इसको, ये बस आप वेबसाइट पे जाएंगे खुल जाएगा, और इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उस पर वाई लिख देते हैं। सिक्योरिटी इसकी कितनी होगी, वो जितनी क्लाउड पे होगी, मतलब सिक्योरिटी बनी हुई होगी उनके हिसाब से, इंक्रिप्शन वगैरह होती है, वो ऑनलाइन सिक्योरिटी का अलग सिस्टम होता है, तो वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही हो सकती है। पर डेस्कटॉप में ये है कि आपके पास ये जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है इसमें ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है, तो ये इसको, कंप्यूटर को जितना सेफ आप रखेंगे तो आपकी डेटा भी उतनी ही सेफ रहेगी। बाकी ये है कि ये एक हो सकता है ऑनलाइन वाला, इसका थोड़ा मुश्किल है, अगर ऑनलाइन सेटअप नहीं है इसका, तो जो यहाँ पे जाएगा कंप्यूटर में चलाकर हैक करेगा तो वो कर सकता है। तो ये था डिफरेंसेस के बारे में, और काफ़ी बेसिक सा ये लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।